Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 36, part 3 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम सेक्शन 4.1 सीक्वेंशियल एंड डाइवर्जेंट क्राइटेरियन ऑफ लिमिट्स को स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट में हम एग्जाम्पल्स ऑफ लिमिट्स को स्टडी कर चुके हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लिमिट्स। नेक्स्ट हम सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट्स को स्टडी करते हैं। इस क्राइटेरिया को स्टडी करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। इससे प्रीवियस पार्ट में हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन स्टडी कर चुके हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ये हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू x का, ठीक है, व्हेन x इज पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे पास x y प्लेन है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। यहाँ पर हम कोई C पॉइंट ले लेते हैं और इस पर हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, L मिलती है। ये y इज इक्वल टू x या ले लें स्टूडेंट्स आप f ऑफ x विच इज इक्वल टू y ले लें, ठीक है। यहाँ पर जो C पॉइंट है इस पर हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, L मिलती है। अब हम स्टूडेंट्स डेल्टा और एप्सिलॉन को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास डेल्टा होता है, इसे आप कह सकते हैं C माइनस डेल्टा, इसे आप कह सकते हैं C प्लस डेल्टा। इसी तरह यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स L माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू मिलती है और यहाँ पर L प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू, ठीक है। और ये हमारे पास जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। अब हम स्टूडेंट्स सीक्वेंशियल क्राइटेरिया स्टडी करने लगे हैं। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होता है, नेबरहुड होता है C, यानी डेल्टा नेबरहुड ऑफ C, डेल्टा नेबरहुड ऑफ C यानी C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा। अगर हम कहते हैं कि C क्लस्टर पॉइंट है, क्लस्टर पॉइंट, ठीक है, या आप कह लें लिमिट पॉइंट। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम कोई x लेते हैं a से, ठीक है, x कहां से हम लेते हैं, a से लेते हैं। जो a होता है स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होता है, सबसेट ऑफ r होता है, ठीक है। यानी आप जो भी पॉइंट लेंगे x वो इसी नेबरहुड से ही आप लेंगे। अगर हम C को क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट कहेंगे तो उस सूरत में आप जो भी x लेंगे, यानी क्लस्टर C के क्लस्टर पॉइंट होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी कि जो x हो वो बिलोंग करना चाहिए किससे, A से भी बिलोंग करे और इंटरसेक्शन ऑफ डेल्टा नेबरहुड ऑफ C। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इस डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं।
तो इसका मतलब ये होगा कि सी क्या है, क्लस्टर पॉइंट है। सी हमारे पास क्या है, क्लस्टर पॉइंट। तो इसका मतलब है कि हम जो भी एक्स लेंगे वो सी के नेबरहुड से ही लेंगे, यानी यहां पर ही एक्स, यानी यहां पर ही ए डिफाइन होगा। जो भी आप ए ले रहे हैं वो इसी नेबरहुड के अंदर ही डिफाइन होगा, तब जाके ये डेफिनेशन होल्ड करेगी, अदरवाइज ये डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी। यानी आप जो भी एक्स लेंगे वो सी के नेबरहुड से ही लेंगे, अदरवाइज ये फिर डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो यानी आप जो भी ए लेंगे वो सब सेट होगा आर का, वो इसी नेबरहुड से ही आप बिलोंग करेगा। तो उस सूरत में जो भी आप एक्स लेंगे, यानी एट लीस्ट वन हमें एक एक्स ऐसे मिलेगा। ठीक है, एट लीस्ट, यानी आप स्टूडेंट्स ये भी ए डिफाइन कर सकते हैं, ये भी। ठीक है, हाफ इसका नेबरहुड और हाफ इससे बाहर ले लें तो ये भी आप ए डिफाइन कर सकते हैं। इस सूरत में हमें एक यानी एट लीस्ट एक ऐसा एक्स मिल जाएगा जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, एट लीस्ट यानी कम से कम एक एक्स भी मिल जाए तब भी स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन होल्ड कर जाती है। तो उस सूरत में फिर सी क्या हो जाएगा, क्लस्टर पॉइंट बन जाएगा, यानी जो फंक्शन होगा एफ वो ए से आर पर होगा। ठीक है, तो उस सूरत में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एल, ये हम लिखते हैं। तो जो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया है इसमें पहली चीज स्टूडेंट्स क्या है, यही है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एल, यही हमारे पास है। तो अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। तो थ्योरम 4.18 sequential criterion, let f a to r and let c be clustered point of a। ठीक है, तो हम c को हम अभी देख चुके हैं। तो जो c होगा स्टूडेंट्स ये लिमिट पॉइंट ऑफ a होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ a, यानी अगर हमें एटलीस्ट ऐसा x मिल जाए जो कि बिलोंग कर जाए किससे, a से, इंटरसेक्शन डेल्टा नेबरहुड ऑफ c से, तो उस सूरत में जो c होगा ये क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ a होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ a होगा। ठीक है, देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। वन क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f विच इज इक्वल टू l। सेकंड क्या है, फॉर एवरी सीक्वेंस x n इन a। ठीक है, that converges to c such that xn is not equal to c for all n belongs to n, the sequence f of xn converges to l। ये हम अभी दोबारा देख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, इसके लिए हम वही फिगर बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास वही c समझ लें, और ये हमारे पास क्या है, l। थोड़ी सी हम पिक्चर बड़ी बना लेते हैं ताकि वो डेफिनेशन क्लियर हो सके। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि सेकंड डेफिनेशन में वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई सीक्वेंस लेते हैं एक्स एन बिलोंग्स टू ए, मीन एक्स एन इज नॉट इक्वल टू सी, और ये जो सीक्वेंस है एक्स एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
एक्स एन विच इज इक्वल टू सी और एक्स एन क्या है नॉट इक्वल टू सी है, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एल। वो ये कह रहा है सेकंड डेफिनेशन। फर्स्ट में तो स्टूडेंट्स वो ये कह रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एल, ये फर्स्ट डेफिनेशन। तो इसके बारे में आपको पहले से आइडिया होगा। अब हम इस सेकंड डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि सी क्लस्टर्ड पॉइंट है ए का, क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यानी फॉर एग्जांपल हम ये डिफाइन कर लेते हैं ए, ये वाला हमने ए डिफाइन किया, ठीक है। ये तो हिस्सा नेबरहुड में है, तो हमें एटलीस्ट एक एक्स मिल जाएगा जो कि इस नेबरहुड से भी बिलोंग करेगा और इस ए से भी बिलोंग कर जाएगा, उस सूरत में सी क्लस्टर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर हम कोई सीक्वेंस लेते हैं ए से, ठीक है, यानी अगर आप इस यानी इसको आप सीक्वेंस कह लें जो कि सी की तरफ जा रही है, यानी सी को कन्वर्ज कर रही है। ये हमने कोई सीक्वेंस ले ली एक्स एन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ए से बिलोंग कर रही है और ये सी के इक्वल नहीं है और इसकी लिमिट क्या है सी है। तो उस सूरत में जो एफ ऑफ एक्स एन होगा ये कन्वर्ज करेगा एल को, यानी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स एन होगा ये कन्वर्ज करेगा किसको, इस एल को, ठीक है, इस एल को। ये सेकंड डेफिनेशन, यानी इस सूरत में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कि एक्स एन माइनस सी का मॉड is greater than 0 less than delta, this implies f of x n minus l का mod is less than epsilon। ये डेफिनेशन बनेगी, ठीक है, इस सेकंड की, कौन सी, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है। तो अब इसको हम प्रूफ देखते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो फर्स्ट होगा वो सेकंड को प्रूव करेगा, यानी फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट। ये हम ये करेंगे कि फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड एंड सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट, ये हम चीज स्टडी करेंगे, ठीक है। प्रूफ में फर्स्ट में क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f which is equal to l, assume f has a limit l at c and suppose xn is a sequence in a with limit of xn which is equal to c and xn is not equal to c for all n। ये आपको मैं अभी बता चुका हूं कि जो f है उसकी लिमिट l है at c पर, तो उस सूरत में हम लिखते हैं लिमिट x approaches to c f which is equal to l। ये डेफिनेशन वो यही कह रहा है कि assume f has limit l at c and suppose xn is a sequence in a, और हम xn क्या ले रहे हैं, सीक्वेंस इन a ले रहे हैं with limit c and xn is not equal to c for all n। We must prove that the sequence f of xn converges to l। ये हमने प्रूव कर, ठीक है। हम पहले ही अज्यूम कर रहे हैं और सेकंड को प्रूव करने लगे। तो हमने अब स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है कि f ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू l, तो हम ये प्रूव करेंगे कि f ऑफ एक्स एन माइनस l का मॉड इज लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन, ये हम प्रूव करेंगे। Let epsilon is greater than 0 be given, then by definition 4.14 there exists delta। तो अगर कोई epsilon is greater than 0 given है तो उसके अकॉर्डिंग एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा such that if x belongs to a satisfy x minus c का mod is greater than 0 less than delta
then f of x satisfy f of x minus L का mod is less than एप्सिलॉन। तो यही वही डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि कोई x a से बिलोंग करता है देन यानी c क्या है, क्लस्टर पॉइंट ऑफ a है c, तो उस सूरत में हम स्टूडेंट्स वही डेफिनेशन लिखते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, x माइनस c का मॉड is greater than 0 less than delta, this implies f of x minus L का mod is less than epsilon। ये वही डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है, we now apply the definition of convergent sequence for the given delta to obtain our natural number k of delta such that if n is greater than k of delta then xn minus c का mod is less than delta। ठीक है, this implies f of xn minus L का mod is less than epsilon। Thus if n is greater than k of delta then f of xn minus L का mod is less than epsilon, therefore the sequence converges to n। हम स्टूडेंट्स प्रीवियस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 3 इसमें हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या होता था कि अगर ये कोई सीक्वेंस एक्स एन है तो अगर ये कन्वर्ज करती है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। अब हम वही क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जब एक्स एन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता था एन सच दैट, ठीक है, इफ स्मॉल एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एन देन एक्स एन माइनस एल का मॉड क्या होता था, लेस देन एप्सिलॉन। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो हम अब भी वही डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं कि अगर यानी वी नो अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस फॉर द गिवन डेल्टा टू ऑब्टेन अ नेचुरल नंबर k ऑफ डेल्टा। ठीक है, यानी अगर हमें डेल्टा गिवन है ग्रेटर देन 0 तो इसके अकॉर्डिंग एक नेचुरल नंबर k ऑफ डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि अगर आप n ग्रेटर देन इक्वल देन k ऑफ डेल्टा लेंगे, वही डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो उस सूरत में एक्स एन माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा, यानी एक्स एन माइनस सी का मॉड इज लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। So this means f of एक्स एन कन्वर्जेस टू एल। तो यही चीज हम प्रूव करने लगे हैं सेकंड डेफिनेशन को, यानी फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड। तो इस तरह ये डेफिनेशन प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट। द प्रूफ इज अ कंट्रापोजिटिव आर्गुमेंट। यहाँ पर हम बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन इसे प्रूव करने लगे हैं। ठीक है, इफ वन इज नॉट ट्रू, वन क्या है, लिमिट x approaches to c f which is equal to l। अगर हम कहते हैं कि ये ट्रू नहीं है, ये क्या हमारे पास है 1 है, तो अगर ये ट्रू नहीं है तो उस सूरत में हम लिखेंगे लिमिट x approaches to c f which is not equal to l। अगर ये होल्ड नहीं कर रही डेफिनेशन, then there exists an epsilon naught neighborhood of L such that no matter what delta neighborhood of C we pick, there will be at least one number x of delta in a intersection, ठीक है, delta neighborhood of C with x
delta is not equal to c such that f of x delta does not belong to epsilon naught neighborhood of L. ये भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर हम कहते हैं स्टूडेंट्स के ये चीज होल्ड नहीं कर रही, लिमिट x approaches to c f is not equal to L, अगर ये चीज होल्ड नहीं कर रही, ये होल्ड किस वक्त करती है, वही हमें दोबारा फिगर बनानी पड़ेगी। ये हमारे पास वही फंक्शन है, ये सी ये L, ये इसका कोई नेबरहुड है, c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि ये डेफिनेशन होल्ड नहीं करती तो हमें एक ऐसा एप्सिलॉन नॉट नेबरहुड ऑफ L मिलेगा, नेबरहुड ऑफ L, इसे हम लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें एक ऐसा एप्सिलॉन नॉट नेबरहुड ऑफ L मिलेगा, ठीक है, कि अगर आप कोई भी डेल्टा नेबरहुड ऑफ C पिक करें, ठीक है, डेल्टा नेबरहुड ऑफ C पिक करें, कोई भी डेल्टा नेबरहुड ऑफ C पिक करें, तो उस सूरत में जो f ऑफ एक्स एन होगा, या जो भी आप ले रहे हैं स्टूडेंट्स, डेल्टा ले रहे हैं x डेल्टा, यानी एक हमें ऐसा x डेल्टा मिलेगा जो कि बिलोंग तो करेगा किससे, a इंटरसेक्शन डेल्टा नेबरहुड ऑफ C से, इससे तो बिलोंग करेगा, लेकिन जो f ऑफ x डेल्टा होगा ये डज नॉट बिलोंग टू एप्सिलॉन नॉट नेबरहुड ऑफ L, या आप कह सकते हैं कि जो f ऑफ x डेल्टा है ये डज नॉट कन्वर्जेस टू L, ये L को कन्वर्ज नहीं करेगा। यानी अगर आप स्टूडेंट्स कोई भी यहाँ पर x पिक करते हैं, ये अगर आप x पिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स फंक्शन की वैल्यू होगी ये कन्वर्ज करनी चाहिए L को, तो उस सूरत में हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c f विच इज इक्वल टू L। तो अगर ये डेफिनेशन होल्ड नहीं करती तो उस सूरत में जो f ऑफ x होगा ये L को कन्वर्ज नहीं करेगा, ये वही चीज बता रहा है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर कि अगर ये चीज ट्रू नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन नॉट नेबरहुड ऑफ L such that no matter what delta neighborhood of C we pick, there will be at least one number x delta in A intersection, यानी जो x होगा वो तो इससे बिलोंग करेगा, जो भी आप ये x डेल्टा आप पिक कर रहे हैं ये तो A इंटरसेक्शन V नेबरहुड ऑफ C, डेल्टा नेबरहुड ऑफ C, इससे तो बिलोंग करेगा, लेकिन f of x डेल्टा डज नॉट बिलोंग टू V एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ L, यानी जो f ऑफ x डेल्टा है ये डज नॉट बिलोंग टू एप्सिलॉन नॉट नेबरहुड ऑफ L, या हम कह सकते हैं कि जो f ऑफ x डेल्टा है ये डज नॉट कन्वर्जेस टू L, ये L को कन्वर्ज नहीं करेगा। हेंस फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, देन 1 over n neighborhood of C contains a number xn such that xn minus C का mod is greater than 0 less than 1 over n, ठीक है, and xn belongs to A, then f of xn minus L का mod is greater than epsilon naught for all n belongs to A, ठीक है। तो अगर ये कन्वर्ज नहीं करता उस सूरत में हम स्टूडेंट्स प्रीवियस भी देख चुके हैं कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती तो उस सूरत में लिखते हैं कि एक्स एन माइनस एल का मॉड इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन,
ये होती है डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, जो कि कन्वर्ज नहीं करती। तो अगर कन्वर्जेंट होती है तो फिर लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो हम वही चीज अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें कोई ऐसा ये उसने ये डेल्टा पिक किया है, तो अगर हम ये डेल्टा पिक करते हैं तो उस सूरत में हमें एक ऐसा एक्स एन मिल जाएगा, ठीक है, यानी एक ऐसा एक्स एन मिल जाएगा जो कि सी को तो कन्वर्ज करेगा, यानी जिसकी लिमिट तो सी होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स एन, यानी सॉरी यहाँ पर इंफिनिटी होता है, इसकी लिमिट तो सी होगी, लेकिन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल का मॉड ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, लेस देन नहीं होगा। तो ये हम स्टूडेंट्स बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन प्रूफ कर रहे हैं। तो अगर ये चीज होल्ड कर जाती है तो वी कंक्लूड दैट द सीक्वेंस एक्स एन इन ए विदाउट सी converges to C, but the sequence f of x n does not converges to L. Therefore, we have shown that if 1 is not true, then 2 is not true. हम ये प्रूव करें कि अगर 1 ट्रू नहीं होता तो 2 भी ट्रू नहीं होगा। अब देखिए हमने 1 को रॉन्ग सपोज किया था कि लिमिट x approaches to C f which is not equal to L, ये हमने इसे रॉन्ग सपोज किया था। तो अगर हम इसे रॉन्ग सपोज करते हैं तो इसका मतलब है कि जो 2 है वो भी हमारे पास रॉन्ग आ जाता है, तो सेकंड रिजल्ट भी हमारे पास रॉन्ग आ जाता है। तो बाय कंट्राडिक्शन हम या बाय कंट्रापोजिटिव आर्गुमेंट्स हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 ट्रू होगा तो 2 भी ट्रू होगा, अगर ठीक है, तो वी कंक्लूड दैट सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट। तो ये इस तरह आप प्रूव करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डाइवर्जेंट क्राइटेरिया, ठीक है, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया। तो ये हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है 4.19, लेट ए सबसेट है आर का एंड लेट एफ ए टू आर, यानी फंक्शन क्या है एफ ए टू आर है, एंड लेट सी बिलोंग्स टू आर बी अ क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए, और C क्या है क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ E है। If L belongs to R, then F does not have limit L at C if and only if, यहाँ वो कह रहा है डाइवर्जेंट क्राइटेरिया हम स्टडी करने लगे, ठीक है, यानी if L belongs to R, then F does not have limit L at C, ठीक है, जो फंक्शन है उसकी यानी C पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। किस सूरत में एग्जिस्ट नहीं करती? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्स एन इन ए with xn is not equal to C for all n belongs to n, such that the sequence xn converges to C but the sequence f of xn does not converges to L। ये अब अभी हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, कि अगर लिमिट xn which is equal to C but f of xn minus L का मॉड अगर ये ठीक है डज नॉट यानी लेस देन एप्सिलॉन, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हम ये कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f इज नॉट इक्वल टू L। तो उस सूरत में जो भी लिमिट होगी वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। ये पहली डेफिनेशन है, ये भी हम देख चुके हैं इस चीज के बारे में। तो सेकंड देखते हैं, द फंक्शन f does not have a limit at C if and only if there exists a sequence xn in A with xn is not equal to C for all n belongs to n, such that the sequence xn converges to C but the sequence f of xn does not converges in R, ठीक है। ये वही डेफिनेशन है। तो यहाँ पर ये R में वो कह रहा है कि जो f of xn होगा ये does not converges in R, यानी the function f does not have a limit at C, ठीक है। हम C स्टूडेंट्स कहाँ से लेते हैं, ये R से लेते हैं, ये भी आपको पता होगा
कि अगर फंक्शन की लिमिट यानी सी पर नहीं है, कब नहीं है? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस इन ए with xn is not equal to c for all n belongs to n such that the sequence xn converges to c. सीक्वेंस तो कन्वर्जेस कर रही है c को, बट जो f ऑफ xn है ये डज नॉट कन्वर्जेस टू l. ये मैं आपको अभी पिक्चर के जरिए बता चुका हूँ. ठीक है, दोबारा भी आपको मैं बता देता हूँ. ठीक है, ये हमारे पास कोई पॉइंट सी है. तो अगर आप कोई सीक्वेंस लेते हैं, ये हमने इस सीक्वेंस को ली xn जो कि a से बिलोंग करती है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस साइड से सीक्वेंस ले लें, अगर आप कोई सीक्वेंस लेते हैं इस साइड से xn, तो ये सीक्वेंस तो c को कन्वर्ट करेगी, यानी लिमिट xn विच इज इक्वल टू c, या आप कह सकते हैं कि xn कन्वर्जेस टू c. लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, f ऑफ xn, ये डज नॉट कन्वर्जेस टू l. ये हमारे पास l होता है स्टूडेंट्स, ये डज नॉट कन्वर्जेस टू l, ये l को कन्वर्ज नहीं करता. ये हमारे पास क्या होता है? डाइवर्जेंट क्राइटेरिया होता है, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जांपल्स डाइवर्जेंट क्राइटेरिया की. तो पहली एग्जांपल है यहाँ पर स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x डज नॉट एग्जिस्ट इन R. ठीक है, ये देखें, तो जब x अप्रोच करता है 0 को, तो 1 ओवर x ये डज नॉट कन्वर्जेस टू एनी l. ठीक है, यानी आप स्टूडेंट्स 1 ओवर x का अगर आप ग्राफ देखें, तो यहां पर बना लेते हैं. ठीक है, ये हम स्टूडेंट्स स्टडी कर चुके हैं. ये इस तरह का हमारे पास ग्राफ होता है. ठीक है, तो जैसे जैसे आप 0 को अप्रोच करते हैं, जिस तरह ये जो x है अगर ये कन्वर्ट कर रहा है 0 को, ये हमारे पास 0 है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 1 ओवर n है फंक्शन, आप इसे कह लें f ऑफ n, ये कन्वर्ट करता है स्टूडेंट्स किसको? इन्फिनिटी को. यहाँ पर आप ग्राफ के जरिए देख सकते हैं. इस तरह ये आप 0 को कन्वर्ट करते जाएंगे, ये जो ग्राफ होगा ये ऊपर इन्फिनिटी को कन्वर्ट करते जाएंगे. ठीक है, तो इसका मतलब होगा अगर ये इन्फिनिटी को कन्वर्ट कर रहा है तो ये डाइवर्जेंट है. ठीक है, देखें यहां पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं. लेट 5 ऑफ, यहां पर वो एग्जांपल का रेफरेंस दे रहे हैं 4.17 डी, ये हम स्टडी कर चुके हैं. इसमें हमने क्या स्टडी किया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू c 1 ओवर x विच इज इक्वल टू 1 ओवर c, ये हम एग्जांपल स्टडी कर चुके हैं. वो यहां पर इसी एग्जांपल का रेफरेंस दे रहे हैं. अगर हम 5 ऑफ x ये 1 ओवर x लेते हैं फॉर x इज ग्रेटर देन 0, however here we consider c is equal to 0. ठीक है, अब हम c 0 क्यों ले रहे हैं, अब इसकी भी वो रीजन बताएगा. by using example 4.1d, the argument given in example 4.1d breaks down if c is equal to 0. ठीक है, इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हमने
1/cx का अपर बाउंड भी डिफाइन किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। इसका हमने अपर बाउंड भी डिफाइन किया था। तो आई थिंक जो 1/cx है ये लेस देन था 2/c² से, ये हमने इसका अपर बाउंड डिफाइन किया था। तो अगर हम यहाँ पर c ले लेते हैं स्टूडेंट्स, 0 ले लेते हैं, तो अगर आपको पता है कि समथिंग ओवर 0 ये हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन, ये भी आप स्टूडेंट्स जानते हैं, ठीक है। 1/0 आपको पता है कि ये इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन ही हो गया। तो अगर आप c 0 लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इसका अपर बाउंड डिफाइन नहीं कर सकते, वो यही बात बता रहे हैं कि अगर हम c 0 लेते हैं, सिंस वी कैन नॉट ऑब्टेन अ बाउंड सच एज दैट इन 2 ऑफ द एग्जाम्पल, indeed if we take the sequence xn with xn which is equal to 1/n। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर ये प्रूव करने लगे हैं कि लिमिट ऑफ 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ तो ये बात क्लियर हो गई, वो ये एग्जाम्पल का रेफरेंस दे रहा है कि वो कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर c 0 रखते हैं तो उस सूरत में हम 1/cx का अपर बाउंड डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। यानी the argument given in example 4.17d breaks down if c is equal to 0, since we cannot obtain a bound such as that in 2 of that example, ठीक है। Indeed, if we take the sequence xn with xn which is equal to 1/n for n belongs to n, then limit of xn which is equal to 0। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर जो xn ले रहे हैं वो हमारे पास 1/n, ये हमारे पास सीक्वेंस है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आपको ये भी पता है कि 1/n ये क्या होगा, 0 होगा। ये हमने सीक्वेंस ली है xn, ठीक है। आप ये समझ लें, वही a कह लें कि ये a से बिलोंग करते हैं। बट फाइव ऑफ xn, फाइव ऑफ x स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, वो हमारे पास 1/x है। तो अगर आप फाइव ऑफ xn फाइंड करते हैं तो उस सूरत में आप लिखते हैं स्टूडेंट्स 1/, यहाँ पर x ये पुट करेंगे xn विच इज इक्वल टू 1/n, ये 1/n, तो n ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 5 ऑफ xn किसकी इक्वल आ जाएगा, n की इक्वल आ जाएगा। 5 ऑफ xn ये सीक्वेंस आ चुकी है हमारे पास n, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो सीक्वेंस है xn विच इज इक्वल टू n, ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये हम प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। यानी 5 ऑफ xn विच इज इक्वल टू n इज नॉट कन्वर्जेंट इन R सिंस इट इज नॉट बाउंडेड, बाउंडेड नहीं है कोई सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। Hence by theorem 4.19b limit of xn limit x approaches to 0 1/x does not exist in R। तो यहाँ पर हमने इसी मेथड से, यानी स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर जो 5 ऑफ x लिया है वो हमारे पास तो 1/x है। फिर यहाँ पर हमने जो xn सीक्वेंस लिया है वो हमारे पास 1/n है, ठीक है। आप ये समझ लें कि ये a से बिलोंग कर रही है, ठीक है। यानी हमने सीक्वेंस 1/n क्यों ली है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही हम सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए कि हम इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही सीक्वेंस डिफाइन करते हैं। तो अगर आप ये xn लेते हैं तो उस सूरत में अगर आप 5 ऑफ xn फाइंड करते हैं, यानी अगर आप कहते हैं कि अगर xn कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो देखें ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो है, आपने जो भी सीक्वेंस लेनी है xn वो हमेशा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होने चाहिए। तो इसकी लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 0 है। ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में इस चीज के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि ये हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है,
चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। तो अगर हम फाई ऑफ एक्स एन डिफाइन करते हैं तो उस सूरत में ये क्या बन जाएगा, फाई ऑफ एक्स एन बन जाएगा, फाई ऑफ एक्स एन विच इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स एन। तो यहाँ पर आप पुट करें वैल्यू इसकी, ये बन जाएगी 1 ओवर एन, एन अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा फाई ऑफ एक्स एन विच इज इक्वल टू एन। तो अगर आप प्रीवियस चैप्टर को रिकॉल करें तो ये हमारे पास एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। जो एन हमारे पास सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो हमने डाइवर्जेंट क्राइटेरिया यही पढ़ा है कि अगर एक्स एन कन्वर्ज करता है सी को, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेस टू एल। तो यही हमारे पास डाइवर्जेंट क्राइटेरिया है। तो इस क्राइटेरिया के मुताबिक इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये एग्जांपल आप इस तरह प्रूव करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर बी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव करना है कि सिग्नम फंक्शन, ठीक है, इसकी लिमिट एट 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये हमने प्रूव करना। लिमिट x approaches to 0 signum of x does not exist, ये हमने प्रूव करना। लेट द सिग्नम फंक्शन बी डिफाइंड बाय, ठीक है, सिग्नम फंक्शन इसे आप लिखते हैं एस जी एन। तो ये ऑफ एक्स ये आप डिफाइन करते हैं पॉजिटिव जब एक्स पॉजिटिव होगा, 0 जब एक्स 0 होगा, और नेगेटिव जब एक्स नेगेटिव होगा। ये हम इस तरह डिफाइन करते हैं सिग्नम फंक्शन। वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्नम ऑफ एक्स, वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, एक्स ओवर एक्स का मॉड होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। नोट दैट सिग्नम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स का मॉड और एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपने याद रखना। इसमें जो एक्स है ये नॉट इक्वल टू 0, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक्स को नेगेटिव लेते हैं तो उस सूरत में देखें ये नेगेटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू का मॉड वही पॉजिटिव आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप ये हमें नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। जब x नेगेटिव होगा तो सिग्नम फंक्शन भी नेगेटिव होता है, जब x पॉजिटिव होगा तो सिग्नम फंक्शन भी पॉजिटिव होता है, व्हेन x 0 होगा तो ये फंक्शन भी 0 होता है। और ये वैल्यू स्टूडेंट्स यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिग्नम फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू x ओवर x का मॉड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ये उस सूरत में है, ठीक है। ये आपने याद रखना। सी फिगर 4.12, ये हमारे पास फिगर है इसकी। तो ये हमारे पास 0 है, ये 1 पर पॉजिटिव है, तो उसने इस लाइन से इसे डिनोट किया हुआ, ये पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव एक्स पर ये नेगेटिव है, तो उसने इससे इसे डिनोट किया नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बिकॉज अगर आप 0 पर देखते हैं तो लिमिट की दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, एक लिमिट हमें 1 मिल रही है, एक लिमिट हमें -1 मिल रही है। तो आपको ये भी पता होगा कि अगर यानी किसी एक पॉइंट पर लिमिट्स डिफरेंट आती हैं, यानी आप इसको समझ लें ये पाथ नंबर 1 है और ये पाथ नंबर 2 है। तो जब आप दो डिफरेंट पाथ के जरिए किसी भी नंबर को अप्रोच करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस 0 को अप्रोच कर रहा हूँ, तो उस सूरत में मुझे दो डिफरेंट लिमिट्स मिल रही हैं। तो अगर मुझे दो डिफरेंट लिमिट्स मिलती हैं तो मैं कहता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये चीज हमने प्रूव कर दी। वी शैल शो दैट सिग्नम फंक्शन डज नॉट have a limit at x is equal to 0. We shall do this by showing that there is a sequence xn such that limit of xn is equal to 0, but ठीक है signum of xn does not converges। ये हम प्रूव करेंगे। तो मैं पहले एक कोई सीक्वेंस लूंगा, पहले मैं एक सीक्वेंस डिफाइन करूंगा xn जो कि कन्वर्जेंट होगी। देखिए xn मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्टूडेंट्स
1 की पावर n ओवर n, ये मैं सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूँ। ये सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट है, इसकी लिमिट क्या है हमारे पास 0 है। तो वैसे स्टूडेंट हमारे पास सिग्नम ऑफ x वो किसके इक्वल है, x ओवर x का मॉड है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने सीक्वेंस डिफाइन की है, ठीक है। पहले मैं एक सीक्वेंस लूंगा xn जो कि कन्वर्जेंट होगी, जिसकी लिमिट यहाँ पर देखें 0 है। तो अगर आप सिग्नम ऑफ xn डिफाइन करें तो देखें उस सूरत में क्या आता है, उस सूरत में हमें ये -1 मिल रहा है। देखिए किस तरह, यानी यहाँ पर x की जगह भी मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स -1 की पावर n ओवर n लिखूंगा, ठीक है। और ओवर आ जाएगा x का मॉड, यानी xn का मॉड। xn का मॉड देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आता है -1 की पावर n का मॉड ओवर n का मॉड। n का मॉड वही n होगा, और आपको ये भी पता है कि इसका मॉड हमेशा 1 आएगा, 1 ओवर n। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ओवर n, n से n डिफाइन कैंसिल, ये सिंपल आ जाएगा -1 की पावर n, ठीक है। बट सिग्नम ऑफ xn विच इज इक्वल टू -1 की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू n, और को ये भी पता है कि -1 की पावर n ये कन्वर्जेंट नहीं है, डज नॉट कन्वर्जेस टू एनी लिमिट, ठीक है। यानी अगर आप ये सीक्वेंस लेते हैं xn विच इज इक्वल टू -1 की पावर n, अगर आप n डिफरेंट वैल्यूज वेरी करते हैं 0 पर, ठीक है, 1 पर -1, 2 पर +1, फिर -1 +1, देखें आप। तो आप ये भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये किसी भी नंबर को कन्वर्ज नहीं करेगा, तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्नम ऑफ xn डज नॉट कन्वर्जेस, देयरफॉर लिमिट ऑफ सिग्नम xn डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये चीज आप इस तरह। लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर सी। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर x डज नॉट एग्जिस्ट इन R, ये हमने प्रूव करना, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस फंक्शन का ग्राफ है g ऑफ x विच इज इक्वल टू साइन 1 ओवर x का, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका ग्राफ है। अब हमने ये प्रूव करना है कि जैसे जैसे आप 0 को अप्रोच करते हैं, ठीक है, एदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, तो उस सूरत में हमने ये प्रूव करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो फिर ये 1 को अप्रोच करते हैं, अगर आप लेफ्ट से देखते हैं तो फिर ये हमें -1 वैल्यू मिलती है। उस रूप में आप कहते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। लेट g ऑफ x विच इज इक्वल टू साइन 1 ओवर x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, सी फिगर, वी शैल शो दैट g डज नॉट हैव अ लिमिट एट c इज इक्वल टू 0 by exhibiting two sequences xn and yn with xn is not equal to 0 and yn is not equal to 0। हम इसे प्रूव करने के लिए हम दो सीक्वेंस लेंगे, एक xn जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगी और एक सीक्वेंस yn जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, and such that limit of xn is equal to 0 and limit of yn which is equal to 0। और हम ये भी देखेंगे कि इसकी लिमिट भी 0 है और इसकी लिमिट भी 0 है। हमने ये वही सीक्वेंस लेनी है, xn वो सीक्वेंस लेनी है जिसकी लिमिट 0 हो और yn वो सीक्वेंस लेनी है जिसकी लिमिट भी 0 है, बट सच दैट लिमिट ऑफ g ऑफ xn is not equal to limit of g of yn। तो अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, कि xn के लिए लिमिट ऑफ g ऑफ xn ये इक्वल नहीं होना चाहिए y के लिए लिमिट ऑफ g ऑफ yn की। अगर ये इक्वल नहीं हो जाता तो उस सूरत में हम ये प्रूव कर लेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन
1 over x does not exist, in R, ये हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सी हम सीक्वेंस ले रहे हैं। Indeed, we recall from the calculus that sin t is equal to 0. sin t ये 0 कब होगा, जब t की वैल्यू n पाई होगी। स्टूडेंट्स आपको पता है कि sin पाई ये भी 0 होता है, sin 2 पाई भी 0 होता है, ये आपको पता है। तो सो इस तरह sin n पाई भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि sin t क्या होता है, 0 होता है when t is equal to n pi, and that sin t which is equal to +1। ठीक है, और वो कह रहा है कि sin t पॉजिटिव 1 कब होता है, जब आप t लेते हैं 1/2 पाई प्लस 2n पाई, ये आप लेते हैं। यहाँ पर जो n है स्टूडेंट्स वो z से बिलोंग कर, सेट ऑफ इंटीजर्स से। यानी अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ तो उस सूरत में t की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 1/2 पाई प्लस 2 पाई मिलेगी, यानी 4 + 1 5 पाई बाय 2 वैल्यू मिलेगी। तो आप ये फाइंड करके देख लें कि साइन 5 पाई बाय 2 ये इक्वल होगा +1 के, ये आप फाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि sin t which is equal to +1 if t which is equal to 1/2 pi plus 2n pi for all n belongs to z। नो xn हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1/n पाई है। देखें साइन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है कि 1/x है। तो अब हम जो भी xn लेंगे वो भी हम 1/n पाई ले रहे हैं। ठीक है, यानी हम t की वैल्यू n पाई है, यानी यहाँ पर साइन t हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो xn ले रहे हैं वो हमारे पास 1/n पाई है और n बिलोंग्स टू n। देन आप देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ xn ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आती है, 0 आती है। हमें स्टूडेंट पता है कि लिमिट ऑफ xn विच इज इक्वल टू 1/n, इसकी लिमिट क्या है, हमारे पास 0 है। तो अगर आप n पाई भी ले लें जो भी, या 2n ले लें, तब भी लिमिट हमारे पास 0 ही जाएगी। ये लिमिट इस तरह हमने ये xn डिफाइन कर लिया है स्टूडेंट्स। अब अगर आप g ऑफ xn डिफाइन करें, देखें आपने xn क्या डिफाइन किया है, 1/n पाई। इसके अगर हम लिमिट फाइंड करते हैं तो वो 0 आती है। अगर आप g ऑफ xn डिफाइन करें, वैसे g ऑफ x हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, g ऑफ x हमारे पास है साइन 1/x है, ये हमारे पास है। यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करें तो g ऑफ xn क्या बन जाएगा, हमारे पास साइन 1/xn बन जाएगा। आप xn की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा साइन इंटू 1/n पाई। तो आप देख सकते हैं कि n पाई ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन n पाई, और आपको ये भी पता है कि ये होता है 0। ठीक है, यहाँ पर आप वो ये कहेगा। देखें g ऑफ xn हमारे पास क्या आ चुका है, साइन n पाई आ चुका है, जो कि 0 के इक्वल है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सो दैट लिमिट ऑफ g ऑफ xn विच इज इक्वल टू 0। ऑन द अदर हैंड अब हमारे पास स्टूडेंट्स लिमिट ऑफ g ऑफ xn की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। हमने ये प्रूव करना है कि लिमिट ऑफ g ऑफ xn ये नॉट इक्वल हो लिमिट ऑफ g ऑफ yn। अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं तो उस सूरत में फिर साइन 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इन R में। ठीक है,
On the other hand, let yn which is equal to 1 over 2 pi plus 2n pi. अब हम जो yn ले रहे हैं, ठीक है, yn ये हमारे पास है 1 over pi by 2 plus 2n pi. तो आप इसे लिख सकते हैं yn which is equal to pi by 2 plus 2n pi का इनवर्स, या आप ये भी लिख सकते हैं भाई। तो उस सूरत में साइन 1 over x जो कि इक्वल है g of x के, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, g of yn विच इज इक्वल टू ये बन जाएगा साइन 1 over ये वाली थी 1 over पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। तो आप देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो g ऑफ yn ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। ठीक है, तो अगर आप इसकी लिमिट फाइंड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 1 को कन्वर्ट करेगा, यानी g ऑफ yn विच इज इक्वल टू साइन 1 over 2 पाई प्लस 2n पाई विच इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, यानी अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर n जो भी लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं नेचुरल नंबर से n लेता हूँ उस सूरत में मुझे ये हमेशा 1 ही मिलता है, पॉजिटिव 1 मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव 1 की बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें पॉजिटिव 1 मिलता है फॉर ऑल n बिलोंग्स, सो दैट लिमिट ऑफ gn विच इज इक्वल टू 1, वी कंक्लूड दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1 over x डज नॉट एग्जिस्ट। यानी ये रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं कि लिमिट ऑफ g ऑफ xn इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ g ऑफ yn। अगर ये रिजल्ट होल्ड करे इसका मतलब है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन R। ये चीज हमने प्रूव अभी कर ली है। तो ये आप एग्जाम्पल इस तरह सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।